अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम MGT 501 के सब्जेक्टिव पार्ट को कवर करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो काइंडली आप जो है वो नेक्स्ट पार्ट्स पर वीडियोस बनाएं। तो जैसे कि मैंने पहली एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने फाइल वन में जितने भी MCQs थे 169 उन सारे MCQs को कवर किया था, और ये वो MCQs थे जो कि आपकी पास्ट फाइल्स में से मैंने कलेक्ट किए थे, और उन सबको मिला के उनके आंसर्स को वेरीफाई करके जो है वो मैंने ये पूरी वेबसाइट बनाई थी। हमारे पास और भी बहुत सारी फाइल्स हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से जो है वो मैं इस पर वीडियोस नहीं बना पा रहा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो MCQs की तो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है, तो अभी हम जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट को कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर पैटर्न में जो है वो MCQs भी आएंगे और क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी पास फाइल्स में से हैं, और मोस्टली मैंने देखा है कि कुछ पास फाइल्स ऐसी होती हैं लाइक वकार सिद्धू और जुनेद की फाइल्स, जिनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो रिपीट हो जाते हैं आपके पेपर के अंदर। और अगर आप लोग इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेंगे तो आपका ओवरऑल जो सिलेबस है लेक्चर नंबर 19 से 40 तक, तो आप जो है वो सारे के सारे लेक्चर्स आपके इन क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाएंगे। हमारे पास ये यहाँ पर 22 क्वेश्चंस हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है निगोशिएशन एबिलिटी इज़ टू इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजर जॉब। व्हाट काइंड ऑफ निगोशिएशन स्किल आर इसेंशियल फॉर द मैनेजर्स। अब यहाँ पर निगोशिएशन क्या है, ये होता है कि किसी के साथ बातचीत करना। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि निगोशिएशन एबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैनेजर्स जॉब के लिए। तो हमारे पास जो है वो कौन सी जो है वो निगोशिएशन स्किल्स जो है वो एक मैनेजर के पास होनी चाहिए। तो सिंपली देखें, मैंने वेबसाइट इस तरह से बनाई है कि आप इसको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आप इजीली इसका आंसर भी यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो निगोशिएशन स्किल्स हैं वो हमारे पास ऑलमोस्ट 7 स्किल्स हैं। यहाँ पे वन बाय वन इनको देखते हैं। अ मैनेजर नीड सिवरल कोर निगोशिएशन स्किल्स। तो मैनेजर के पास जो है वो सिवरल स्किल्स होनी चाहिए। मैं स्क्रीन साइज को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको देख सकें। तो सबसे पहली हमारे पास कौन सी स्किल है, वो है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग स्किल। ये तो सबसे पहले इसकी हेडिंग है। आगे एक लाइन की इसकी जो है वो छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। सबसे पहले तो वो जो मैनेजर है वो अपनी निगोशिएशन स्किल को प्रिपेयर करे और प्लान करे। तो इसमें क्या है कि रिसर्चिंग द थ्योरी पार्टी सॉरी रिसर्चिंग द अदर पार्टीज नीड्स एंड सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बिफोर द सेशन। तो अगर आप कोई भी सेशन करने लगे हैं तो उसके साथ जो है वो आप अपने पार्टी नीड्स, जो भी आपकी पार्टी की नीड्स हैं, जो दूसरी पार्टी है उसकी नीड्स हैं, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप सबसे पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, ताकि जब आप उनसे बात करने लगें तो आपको पता हो कि नेक्स्ट पार्टी जो है वो उसकी क्या डिमांड्स हैं। इसके बाद दूसरी स्किल है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर बीइंग निगोशिएटेड। तो जिस चीज़ पे बात हो रही है उसके सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए मैनेजर को। इसके बाद है एबिलिटी टू थिंक क्लियरली अंडर स्ट्रेस एंड एम्बिग्विटी। तो अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो है वो स्ट्रेस पैदा हो जाता है, तो उस सिचुएशन के दौरान जो है भी मैनेजर के अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो सोच सके कि इस जो स्ट्रेस है इससे कैसे बाहर निकलना है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ स्किल है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड जनरली परसुएसिव एबिलिटी। तो मैनेजर के पास जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए कि वो इतनी उसके अंदर काबिलियत और माइंड उसका इतना क्लियर हो कि वो ऑन द स्पॉट जो है वो चीज़ों को तो ठीक कर सके। इसके बाद है इंटेग्रिटी, सो द अदर साइड ट्रस्ट व्हाट इज़ बीइंग सेड। तो ये दूसरी साइड की बात हो रही है कि दूसरे बंदे भी जो हैं वो इस चीज़ को देखें कि जो है वो हम जो बात करें, मैनेजर जो बात करे, दूसरे बंदे सोचे कि हाँ ये जो भी बात कर रहा है ये ठीक होगा, मतलब कि उनका उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। इसके बाद स्किल नंबर 6 है एबिलिटी टू विन द रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द ओपोनेंट। तो जो दूसरी पार्टी है, आपकी बात, आपकी निगोशिएशन इस तरह से होनी चाहिए कि वहाँ से आपको जो है वो रिस्पेक्ट भी मिले और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो। और यहाँ पे लास्ट जो स्किल है वो है गुड वर्बल एंड लिसनिंग कम्युनिकेशन स्किल। तो गुड वर्बल मतलब कि आपकी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल बोलने की और सुनने की दोनों जो है वो अच्छी होनी चाहिए।
तो ये यहाँ पे 7 स्किल्स हैं जो कि एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए अगर वो कोई भी बात करने लगा है। तो लास्ट में एक लाइन है कि टुगेदर दीज लेट अ मैनेजर रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट वाइल प्रोटेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये 7 नाम भी अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो है वो हम हर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि उसको समझें, क्योंकि जब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो पेपर के अंदर उसका आंसर लिखना मुश्किल नहीं होता। इसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट स्ट्रेस प्रोन एम्प्लॉयज़। अच्छा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस प्रोन एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ जो कि जल्दी जो है वो स्ट्रेस ले लेते हैं किसी भी छोटी सी चीज़ पर। तो अभी हम इसको रीड करते हैं। स्ट्रेस प्रोन एम्प्लॉयज़ आर दोज हु बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ बिहेवियर, इम्पेशंस, कंपेटिवनेस, टाइम अर्जेंसी। तो ये मतलब बता रहे हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो है ये वाले एम्प्लॉयज़ जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से वो बीमार हो सकते हैं, हार्ट डिसीज़ में जा सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकते हैं। तो बेसिकली उन एम्प्लॉयज़ के बारे में बात हो रही है कि जो काम के दौरान जो है वो छोटी छोटी सी बातों पे स्ट्रेस हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है मेंशन एनी 3 रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ इंटरनेशनल असाइनमेंट एंड आल्सो गिव इट्स रेमेडीज़। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 3 रीज़न्स बताने हैं कि जो फेलियर ऑफ इंटरनेशनल असाइनमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला है वो है फैमिली और सपोज इन एबिलिटी टू एडजस्ट टू द न्यू कल्चर। तो मतलब कि नए कल्चर में जो है वो खुद को एडजस्ट करने में थोड़ा सा इशू होता है। द मैनेजर ओन इन एबिलिटी टू अडॉप्ट कल्चर शॉक। मैनेजर की जो है वो अपनी एक इनएबिलिटी होती है कि वो कल्चर को जो है वो ग्रैब कर सके, अडॉप्ट कर सके। इसके बाद है ओवर एम्फोसाइज ऑन टेक्निकल कॉम्पिटेंस वाइल इग्नोरिंग क्रॉस कल्चरल स्किल ड्यूरिंग सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो है वो ओवर एम्फोसाइज हो जाता है टेक्निकल कॉम्पिटेंसी के अंदर। इसके बाद रेमेडीज़ में उन्होंने थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन बताई है, तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर ये हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं और सब्जेक्टिव पार्ट भी है, तो मैं आप लोगों को एक नंबर बता देता हूँ, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें, वहाँ पे आपको जो है वो ये वेबसाइट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, इस नंबर पर जो है वो आप रब्ता करें, आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये वेबसाइट बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोग डिफरेंट फाइल्स पर जाने के बजाय जो है वो यहीं से ऑलमोस्ट 9 फाइल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक सब्जेक्टिव फाइल है, तो यहाँ से तैयारी कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन 4 की तरफ जाते हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट मेक द लीडर्स एंड मैनेजर्स सिमिलर टू ईच अदर। तो वो कौन से क्राइटेरियाज हैं कि जो मैनेजर और लीडर्स को जो है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर करते हैं, एक जैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला है इंटरेस्ट विद एंड मोटिव सबऑर्डिनेट, सॉरी इंटरेक्ट मतलब कि इंटरेक्ट करना सबऑर्डिनेट्स के साथ, जो निचली सतह के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ उनको मोटिवेट करना और उनके साथ इंटरेक्ट करना, बातचीत करना। दूसरा हमारे पास क्राइटेरिया है होल्ड अ डिग्री ऑफ पावर अथॉरिटी ओवर देयर सबऑर्डिनेट्स। तो एक जो है वो मैनेजर या फिर लीडर की जो है वो एक अथॉरिटी हो, एक उसकी पावर हो अपने सबऑर्डिनेट्स पर। सबऑर्डिनेट्स होते हैं कि जो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। ये नहीं कि एक मैनेजर है या एक लीडर है और जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसकी बात ही नहीं मान रहे। इसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया नंबर 3 है वर्क टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स। काम इस तरह से करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। फोर्थ नंबर है आर अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर पीपल। अकाउंटेबल हों अपने जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस के, इतने अकाउंटेबल हों कि वो काम करें, उनकी बात माने। इसके बाद है मस्ट प्लान एंड मेक डिसीजन डैट इफेक्ट द ग्रुप। और ऐसे प्लान्स और ऐसे फैसले करें जो कि ओवरऑल ग्रुप को इफ़ेक्ट कर सकें। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ क्राइटेरियाज हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू इन्हेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन। तो हमने जो है वो उन मेजर्स को देखना है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं, इन्हेंस करते हैं। तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं? मेकिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स क्लियर एंड कम्युनिकेटिंग देम टू ऑल एम्प्लॉयज़ इन एडवांस।
तो रूल्स बनाना और क्लियर स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिप्लॉय करना और कम्युनिकेटिंग करना अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। उसके बाद है अप्लाइंग डिसिप्लिन प्रॉम्प्टली एंड कंसिस्टेंटली। तो जितने भी डिसिप्लिन आपने बनाए हैं उनको प्रॉपरली जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करना। इसके बाद है फॉलोइंग आर प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन प्रोसीजर। कौन कौन से प्रोसीजर हैं? वर्बल वार्निंग, रिटर्न वार्निंग, सस्पेंशन, डिस्चार्ज। तो अगर जो डिसिप्लिन बनाए हैं उन पर काम नहीं किया जा रहा, सबऑर्डिनेट्स जो है वो नीचे काम करने वाले जो हैं वो अगर उसको फॉलो नहीं करते, तो कौन कौन सी जो है वो मतलब ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं कि वो काम करें। जैसे वर्बल वार्निंग के मुंह से कहना कि आपको वार्न किया जाता है। रिटर्न वार्निंग मतलब लेटर की सूरत में कुछ उनको देना, सस्पेंड कर देना या फिर डिस्चार्ज कर देना। इसके बाद है डॉक्यूमेंटिंग ईच इंसिडेंट प्रॉपर्ली। कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो उसको डॉक्यूमेंट करना, मतलब उसको लिख के रखना ताकि बाद में अगर किसी को बताना पड़े या कुछ देखना पड़े तो वो आप वहाँ से देख सको। इसके बाद है अलोइंग द एम्प्लॉय द राइट टू बी हार्ड अपील। इसके बाद मतलब कि एम्प्लॉय जो है वो अलाउ कर सकते हैं हेयर्ड या अपील के लिए। इसके बाद है ट्रेनिंग सुपरवाइज़र टू अप्लाई डिसिप्लिन फेयरली एंड विदाउट बेस। सुपरवाइज़र्स को ट्रेन करना कि वो डिसिप्लिन को मुनसफाना तौर पर जो है वो अप्लाई करें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है, और मेरी कोशिश है कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन इस तरह से समझाऊं कि आप लोगों को याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरे सुनने से ही जो है वो आप लोगों के माइंड में सारे कॉन्सेप्ट बैठ जाएं। तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि क्या ये चीज़ आपको समझ आ रही है या नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि while hiring, few organizations prefer internal recruitment, but some refuse this mode of recruitment. List down the reason for which internal recruitment is preferred and rejected. तो कह रहे हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी हायरिंग करनी होती है तो वो इंटरनल रिक्रूटमेंट को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और कुछ जगह पर जो है वो इसको रिफ्यूज़ भी किया जाता है। तो हमने वो रीजंस बताने हैं कि इंटरनल रिक्रूटमेंट को क्यों प्रेफर किया जाता है और क्यों रिजेक्ट किया जाता है। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट असल में है क्या? इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब है कि अपनी ही कंपनी के जो लोग हैं उनको प्रमोशन दे देना, बजाय कि बाहर से हम कोई बंदा लेके आए और वो हमारी कंपनी में जो है वो काम करे। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का ये मतलब है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको प्रेफर क्यों किया जाता है और रिजेक्ट क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले है कि एडवांटेजेस क्या है कि एम्प्लॉयज़ एबिलिटी कैन बी असेस्ड मोर एक्यूरेटली फ्रॉम देयर वर्क रिकॉर्ड। तो जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं तो पहले तो उनके वर्क रिकॉर्ड पर जो है वो उनकी एबिलिटी को चेक करते हैं। इट बूस्ट मोर एबल एंड ड्यूअलिटी सिंस करंट स्टाफ। तो ये चीज़ पैदा करती है कि अगर वो अपने ही एम्प्लॉय को उसकी प्रमोशन करेंगे तो एक एम्प्लॉय के अंदर एक मोरल्स और एक लॉयल्टी जो है वो पैदा हो जाती है। अभी हम आगे चलते हैं। ऑलरेडी नाउ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को जानता है। रिड्यूसिंग ट्रेनिंग टाइम, उस पर जो है वो कॉस्ट भी कम लगेगी अगर हम अपने ही एम्प्लॉय को जो है वो करेंगे, प्रमोट करेंगे, और हमारी ट्रेनिंग टाइम पर भी कम जो है वो टाइम लगेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारी कंपनी को जानता है। इट मोटिवेट्स गुड परफॉर्मेंस बिकॉज प्रमोशन इज़ पॉसिबल। और ये एम्प्लॉयज़ के अंदर ये भी चीज़ लेके आएगी कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो वो प्रमोट हो सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इट कैन प्रोड्यूस अ नैरो इन ब्रेड वे ऑफ थिंकिंग एंड स्टेल आइडियाज़। तो हो सकता है कि वो जो है स्टेल आइडियाज़ मतलब आइडियाज़ को, कंपनी के आइडियाज़ को जो है वो स्टेल मतलब चोरी भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इट कैरिएट्स इंटरनल कंपटीशन एंड पॉलिटिकल प्रेशर अमंग कैंडिडेट्स। वो कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर ही जो है वो कंपटीशन और पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो पैदा हो सकता है कि उसको प्रमोट कर दिया और उसको प्रमोट नहीं किया। दोज हु अप्लाई एंड आर रिजेक्टेड कैन बिकम डिसऑनेस्टेड। तो जिन्होंने अप्लाई किया था और वो जो है नहीं प्रमोट हो सके या रिजेक्ट हो गए तो उसमें जो है वो डिसकनेक्टेड हो सकते हैं, डिसहार्ड हो सकते हैं। इट मे कास्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू मिस स्ट्रोंगर आउटसाइड टैलेंट। तो ये चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन मिस कर देती है कि वो एक आउटसाइड बाहर के बंदे को जो है वो अंदर लेकर आए। तो बेसिकली ये चीज़ होती है इंटरनल रिक्रूटमेंट के बारे में कि अगर हम अपने ही बंदे की प्रमोशन कर दें तो उसके फ़ायदे क्या हैं, और अगर अपने ही बंदे की प्रमोशन करें तो उसके नुकसानात क्या हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है बीइंग अ स्टूडेंट आइडेंटिफाई द मेजर stressors in your life, are they affecting your educational goal positively or negatively। तो ये बेसिकली स्टूडेंट से पूछा गया है कि स्ट्रेसर्स जो हैं वो मेजर क्या हैं
क्या ये आपके एजुकेशनल गोल्स को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। इट इज़ द रिफ्लेक्टिव एंड पर्सनल पर्सनल क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग आंसर आइडेंटिफाई। बेसिकली आप इसको रीड कर लेना, तो फिर आप उस हिसाब से अपने हिसाब से लिख लेना इसके बारे में। ये तो जस्ट मैंने वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद है द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल असेंबलिंग कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग द परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम। The crucial point is to decide the basis on which performance should be measured. There are three different point of view. It would be trait-based behavior, based on result based system, which system is better and why. तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हमने अपने जो कंपनी है उसमें अप्रेजल सिस्टम करना है, तो हम किस कौन सी परफॉर्मेंस पर जो है वो अप्रेजल सिस्टम को लेके आए। अप्रेजल सिस्टम होता है कि एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड करना, पैसे या कोई भी इस तरह की चीज़। तो हम इस आंसर को देखते हैं तो फिर हमें समझ आएगी। अ रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम इज जनरली द मोस्ट सूटेबल फॉर एन ऑटोमोबाइल असेंबली कॉन्टेक्स्ट। तो कौन सा वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा सूटेबल माना जाता है ऑटोमोबाइल असेंबली कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज assembly line work has clearly measurable quantifiable output unit assembled defect rate time taken which make result based appraisal objective। तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मेजरेबल होती हैं, क्वांटिफाइबल होती हैं आउटपुट, और इस वजह से जो है वो ये वाला सिस्टम ठीक है। बाकी यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और आप लोगों को जो है वो 22 जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबको हमने कवर करना है। इसके बाद है बर्न आउट इज़ द नेगेटिव बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, एलेबोरेट दिस स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है बर्न आउट, तो वो कह रहे हैं कि ये नेगेटिव बिहेवियर जो है वो एम्प्लॉय का होता है, तो इसको एलेबोरेट करें थोड़ा सा। तो बर्नआउट क्या होता है? बर्नआउट इज द स्टेट ऑफ इमोशनल फिजिकल एंड मेंटल एग्जीक्यूशन exertion caused by prolonged exposure to demanding high stress job situation without adequate recovery। तो बर्नआउट मतलब एक स्टेट होती है इमोशनल, फिजिकल या फिर दिमागी तौर पे, कि एम्प्लॉई जो है वो जॉब के दौरान जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशंस में चला जाता है। इट डिवेलप ग्रेजुअली एंड इट मार्क्ड बाय लॉस ऑफ बेसिक सेंस ऑफ पर्पस इन वन वर्क्स, रिड्यूस एफिशिएंसी। ये यहाँ पे सारी इसके बारे में ना लिखा हुआ है कि बर्नआउट होने की वजह से जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो आप काइंडली इसको भी जो है वो एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। All people know that our political leaders never fulfill all the promises which they made during election campaign, but still they succeed by। वो कह रहे हैं कि हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने प्रोमिस को फुलफ़िल नहीं करते जब वो इलेक्शंस के दिनों में कैंपेन चलाते हैं और बताते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं वो कामयाब हैं, क्यों? अब यहाँ पे क्यों का हमने जवाब देना है। वो है कि दिस लिंक टू लीडरशिप कॉन्सेप्ट, ये जो है वो एक लीडरशिप कॉन्सेप्ट के साथ इसका ताल्लुक है। पॉलिटिकल लीडर्स ऑफन सक्सीड डिस्पाइट अनम्यूट प्रोमिसेस बिकॉज ऑफ क्रेस्मेटिक लीडरशिप। तो क्रेस्मेटिक लीडरशिप की वजह से जो है वो फिर भी कामयाब रहते हैं। देयर विजन, देयर कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू इंस्पायर इमोशनल कनेक्शन विद फॉलोअर्स मैटर मोर टू मैनी वोटर्स देन अ लिटरल फुलफिलमेंट रिकॉर्ड। तो बेसिकली वो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि उनके अंदर एक ऐसी उनका एक ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि जो वो अपने फॉलोअर्स के अंदर पैदा कर देते हैं, वोटर्स के अंदर, कि वो इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली उनको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फिर भी जो है वो ऑन द अदर साइड प्रोमिस पूरे नहीं भी करते, फिर भी कामयाब रहते हैं। अदर फैक्ट्स इंक्लूड सिलेक्शन, शॉर्ट पब्लिक मेमोरी, लेक ऑफ अ स्ट्रॉन्गर अल्टरनेटिव, स्ट्रॉन्गर पार्टी वोट बैंक लॉयल्टी, कंट्रोल ओवर कंफर्मेशन है, मीडिया नैरेटिव है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं किस वजह से जो है वो पॉलिटिकल जो पर्सन्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो कामयाब क्यों रहते हैं। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। इसके बाद MCQ नंबर 11 है, बीइंग अ स्टूडेंट व्हाट टाइप ऑफ रिकॉग्निशन वुड बी मोटिवेशनल फॉर यू। अच्छा, ये भी जो है वो स्टूडेंट के बारे में है। रिकॉग्निशन रेफर टू अ फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड परफॉर्मेंस। फॉर अ स्टूडेंट मोटिवेशनल रिकॉग्निशन कुड इंक्लूड पब्लिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड ग्रेड अचीवमेंट। स्टूडेंट के लिए होता है कि वो अच्छे ग्रेड्स ले, पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम टीचर से पॉजिटिव फीडबैक मिले, स्कॉलरशिप मिले, पेड रिकॉग्निशन इन स्टडी ग्रुप्स के अंदर जो है वो उसकी रिकॉग्निशन हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स के बारे में हैं। इसके बाद है
स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेंट एंड स्पेशलिस्ट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। हमने कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट के बारे में जो है वो डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं, अ स्पेशलिस्ट इज़ टिपिकली एन इंटरनल एचआर एग्जेक्टिव और मैनेजर। तो ये जो है वो स्पेशलिस्ट एक इंटरनल एचआर होता है, हु इज़ एन एक्सपर्ट इन ओनली वन स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया ऑफ एचआर, जो कि एचआर के अंदर सिर्फ एक ही एरिया में स्पेशलिस्ट होता है, सच एज रिक्रूटमेंट, जैसे कि रिक्रूटमेंट करना, कंपनसेशन करना या फिर ट्रेनिंग करना, एंड वर्क्स एज रेगुलर एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है स्पेशलिस्ट। नाम से भी पता चल रहा है कि स्पेशलिस्ट है, तो मतलब एक ही चीज़ में वो उसकी स्पेशलिटी होगी। आगे है कंसल्टेंट। क्या होता है कंसल्टेंट? इज़ यूजुअली एन एक्सटर्नल प्रोफेशनल और फर्म ब्रॉट इन टेम्परेरली टू एडवाइस ऑन अ पर्टिकुलर इशू और प्रोवाइड लर्निंग ट्रेनिंग एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉय कैन गेन प्रैक्टिकल स्किल। तो कंसल्टेंट वो होता है, एक एक्सटर्नल प्रोफेशनल होता है जो कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करता है, उनको उनकी लर्निंग करता है। कंसल्टेंट आर नॉट पार्ट ऑफ द परमानेंट स्टाफ। ये एक परमानेंट स्टाफ नहीं होता, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट के दरमियान जो है वो डिफरेंस पता चल गया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, सपोज यू आर वर्किंग इन द मैन्युफैक्चरिंग फर्म, वुड यू लाइक टू ज्वाइन द यूनियन और नॉट। तो कह रहे हैं कि सपोज करें कि आप जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, तो क्या आप जो है वो किसी भी यूनियन को ज्वाइन करेंगे? ये आपके MGT 501 के लेक्चर्स में एक पूरा लेक्चर है यूनियन के बारे में। तो आगे है कि व्हाट आर्ग्यूमेंट डू यू गिवन इन फेवर और अगेंस्ट ज्वाइनिंग यूनियन। तो फर्म्स के अंदर जो है वो इंडस्ट्री के अंदर यूनियंस बनी होती हैं वर्कर्स की, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उसको ज्वाइन करेंगे या नहीं। अगर ज्वाइन करेंगे तो उसके फेवर में भी बताएं, और नहीं करेंगे तो अगेंस्ट में भी बताएं। तो वो आप यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे है कि दिस इज़ एन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले वाकई कि ये एक हर बंदे का एक अपना ओपिनियन होता है। तो इस हिसाब का क्वेश्चन है कि गुड आंसर टेक्स अ क्लियर स्टांस एंड सपोर्ट। अब ये क्वेश्चन जो है वो हर स्टूडेंट के लिहाज से जो है वो डिफरेंट हो सकता है इसका आंसर। कुछ कहेंगे कि यूनियन ज्वाइन करना ठीक है, कुछ कहेंगे कि यूनियन ज्वाइन करना नहीं ठीक। तो हम आंसर पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग जो है फिर उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। यूनियन प्रोवाइड कोलेक्टिव बार्गेनिंग पावर ऑफ बेटर वेज एंड बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी, फॉर्मल ग्रेवियंस प्रोसीजर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो यूनियन जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है कि हम जो है वो अपनी जॉब बेनिफिट्स ले सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी हमें मिल सकती है। अगर नहीं मिल रही तो यूनियन इकट्ठी होगी, प्रोटेस्ट करेगी, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। अनफेयर ट्रीटमेंट और अनफेयर कंडीशन, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो यूनियन इसमें काम करेगी। वैल्यूएबल इज द मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग वेयर सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइज पे मैटर। अब अगेंस्ट में क्या है? अगेंस्ट ज्वाइनिंग, जो लोग अगेंस्ट हैं इसके, यूनियन कैन रिड्यूस इंडिविजुअल फ्लेक्सिबिलिटी, हर बंदे की जो इंडिविजुअल फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कम कर देती है। मे क्रिएट एडवर्सल रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ जब उनका जो रिलेशनशिप होता है वो लो हो जाता है। समटाइम्स चार्ज ड्यूज विदाउट प्रोपोर्शनल बेनिफिट्स, बेनिफिट्स की बजाय जो है वो उनको चार्ज कर दिया जाता है। एंड कैन स्लो डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग को कम कर देते हैं। आप बैलेंस आंसर, तो बाकी आप इसको देख लेना कि अगर आप इसके अगेंस्ट हो तो आप ये आंसर लिख सकते हो, और अगर आप इसके फेवर में हो तो आप ऊपर वाला आंसर लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट टाइप ऑफ गेन्स एंड लॉसेस कैन बी एसोसिएटेड विद द पीस वर्क पे प्लान। तो पीस वर्क पे प्लान में जो है वो गेन और लॉसेस जो है वो कौन से टाइप्स हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। गेन क्या होता है कि इट डायरेक्टली टाइज पे टू आउटपुट विच स्ट्रांगली मोटिवेट एम्प्लॉय टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो गेन जो है वो टाई करता है पे टू आउटपुट। तो इसमें हमारे पास ये है कि बेसिकली पीस वर्क पे प्लान होता है। इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय जितना काम करेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे। ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता कि आप जो है वो टाइम जितने टाइम काम करेगा उतने पैसे, बल्कि जितना काम करेगा उतने पैसे। तो वो यहाँ पे उसी के फ़ायदे और उसके नुकसान पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर उसके नुकसान क्या है कि इट कैन इनकरेज एम्प्लॉय टू सेक्रीफाइस क्वालिटी फॉर क्वांटिटी। तो ये जो है वो एम्प्लॉय को इनकरेज करता है कि वो क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पर काम करे, क्योंकि बात ही वही है कि वो जितना काम करेगा उतने उसको पैसे मिलेंगे। तो फिर वो वहाँ पे क्वालिटी नहीं देखेगा, वो कहेगा कि मैं जल्दी जल्दी से काम करूँ और क्वांटिटी को ज़्यादा करूँ। इसके बाद है, इट में cause unsafe work practice as worker rush, it can create inequities tension with output dependence। तो ओवरऑल वही बात हो रही है कि अगर वो लॉसेस का यही है कि
उसको उसके काम करने के पैसे मिलेंगे तो वो फिर जो है वो क्वालिटी को भी मद्देनजर नहीं रखेगा और इन चीज़ों को जो है वो छोड़ देगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, वाई डू एम्प्लॉयज नीड टू इवेल्युएट एम्प्लॉयज, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो वो पूछ रहे हैं कि वाई डू एम्प्लॉयर्स नीड एम्प्लॉयर्स को जो है वो इवेल्युएट करने की दूसरे एम्प्लॉयज़ को क्यों ज़रूरत होती है। तो इसके बारे में जो है परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के रिकॉर्ड रखना क्यों अहम है। तो वो हमने बताना है, एम्प्लॉय इवेल्युएट एम्प्लॉयज़ टू सपोर्ट पे एंड प्रमोशन डिसीजन फेयरली आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स इंप्रूव करंट परफॉर्मेंस थ्रू फीडबैक प्लान कैरियर एंड करेक्ट एनी डेफिशिएंसी बिफोर द वर्जन। तो यहाँ पे पूरा आंसर आप इसको देख लेना, मेरे ख्याल से इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ सकता। आगे है कि व्हाट आर द मेजर वन शुड टेक टू ओवरकम द प्रॉब्लम, डू ओनली व्हाट यू गेट पेड फॉर syndrome. This syndrome occur when employees limit their efforts strictly to their job description because they feel under-recognized and under-rewarded. Measure to overcome it, border jobs through the job enhancement so work feel meaningful. अच्छा, यहाँ पे पूरी यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखी है, ये जो डू ओनली व्हाट यू गेट पेड फॉर syndrome, तो उसके बारे में ये पूरा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे इसको देख लीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और जस्ट हमने जो है वो सब्जेक्टिव फाइल को कवर करना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 17 आई थिंक ये पूरी स्टेटमेंट है, एक सिनेरियो। पीपल वर्किंग इन अ पेशेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आर रिक्वायर्ड टू वेयर वर्कर यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर जो है वो पेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो वर्कर यूनिफॉर्म पहनने का कहा जाता है, लॉन्ग शूज़ का कहा जाता है, हार्ड हैट पहनने का कहा जाता है, सेफ्टी ग्लासेस का भी। बट वन ऑफ द वर्कर डज नॉट वेयर ऑल दिस थिंग, तो एक वर्कर जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं पहनता। When his boss inquired him on this matter, he replied that he does not like to wear them and there had been to no accident for the last 15 years. तो जब उसकी इंक्वायरी हुई तो उसने कहा कि वो जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं पहनता और पिछले 15 साल से जो है वो ये काम कर रहा है, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। Therefore there is no need for it. If the worker argument valid or should disciplinary action be taken against him. तो अब इसका क्या आंसर हो सकता है कि उसने अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो दिया है। अब इसका आंसर क्या है, द वर्कर आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट वैलिड। वो कह रहे हैं कि जो वर्कर है उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड नहीं है। एब्सेंस ऑफ एक्सीडेंट इन द पास्ट डज नॉट रिमूव द रिस्क। वो कह रहे हैं कि अगर पास्ट में उसके साथ कोई नुकसान नहीं हुआ तो इसका ये नहीं मतलब कि हम जो है वो ये समझ लें कि आगे भी उसके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सेफ्टी इक्विपमेंट इज़ अ प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी मेजर एंड पेंट मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स हजार्डियस केमिकल वेयर रिस्क एग्जिस्ट। तो ओवरऑल की बात हो रही है कि जो वो चीज़ें हैं वो एक डिसिप्लिन में वर्कर्स को एम्प्लॉयज़ को दी जा रही हैं कि आप सेफ्टी के तौर पे उनको पहने तो उनको पहनना चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई कंपनीज हायर इंडिविजुअल्स ऑन फ्रीक्वेंट कॉन्टीजेंट बेसिस। तो कंपनीज जो है वो इंडिविजुअल्स को फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्यों हायर करती हैं। कंपनीज यूज़ contingent temporary workers to control labor cost by avoiding fixed benefit and long term salary commitment। तो वो जो है ये टेम्परेरी मतलब समझ लें कि वो उनको आर्जी तौर पे इसलिए हायर करती हैं ताकि लॉन्ग टर्म की जो सैलरी है और जो फिक्स्ड बेनिफिट होते हैं वो उनको ना दिए जाएँ। गेन फ्लेक्सिबिलिटी टू स्केल द वर्क फोर्स, और यहाँ पे सारी बात उसी के बारे में लिखी है कि वो उनको जो है वो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को क्यों हायर करते हैं। तो आपको पता है कि इसलिए कि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं, बोनसेस वगैरह, वो उनको ना देने पड़े कंपनीज़ को। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्कस द रोल ऑफ टैक्टिकल ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स विद द हेल्प ऑफ हायरार्किकल डायग्राम। तो डायग्राम है थोड़ी सी, आई थिंक डायग्राम बनानी थी इसके अंदर। डिस्कस द रोल टैक्टिकल ऑपरेशनल स्ट्रेटजिक मैनेजर्स के जो रोल है ना उनको हमने डायग्राम के अंदर बताना था। तो बेसिकली आप इसका वैसे देख सकते हैं कि क्या आंसर है। इसके बाद है, लेबर यूनियंस आर कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़ बट सम ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट हैव लेबर यूनियन। लेबर यूनियन जो है वो होनी चाहिए बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर यूनियन नहीं है। इवन दे हैव वेरी गुड एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशनशिप। अगरचे कि एम्प्लॉयज़ के दरमियान रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। एनालाइज द फैक्टर डैट मिनिमाइज द नीड ऑफ लेबर यूनियन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने वो फैक्टर्स बताने हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर यूनियन बनने में या उसकी ज़रूरत को कम करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, फैक्टर डैट रिड्यूस द नीड फॉर यूनियन इंक्लूड मैनेजमेंट प्रैक्टिसिंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट HR पॉलिसीज़,
तो एचआर पॉलिसीज़ जो हैं वो फेयर होती हैं सबके साथ, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव ग्रेवियंस हैंडलिंग एंड ओपन डोर कम्युनिकेशन चैनल टू एम्प्लॉय फील हार्ड विदाउट हैंडलिंग आउटसाइड रिप्रेजेंटेशन। तो जो वहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं कि एम्प्लॉई जो है अगर उसे कोई भी इशू आ रहा है तो वो इजीली एचआर के साथ या किसी भी और बंदे के साथ जो है वो बातचीत कर सकता है। ऑफरिंग कंपेटिटिव वेज एंड बेनिफिट वॉलंटरीली। तो ये चीज़ है कि उनको प्रॉपर बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनके काम करने के इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय। बाकी मतलब ओवरऑल बात यह है कि जब एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज़ मिलेगी जो कि उसको मिलनी चाहिए, तो फिर यूनियन बनने की ज़रूरत है ही नहीं। अब हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सपोज यू आर डिजाइनिंग अ जॉब इवैल्यूएशन प्लान बाय यूजिंग द जॉब रैंकिंग मेथड फॉर अ स्मॉल बिजनेस फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 25 जॉब। Who will be responsible for conducting it and what procedure will be adopted to ensure successful implementation? तो वो कह रहे हैं कि आप सपोज करें कि आप एक जॉब एवेल्यूएशन डिज़ाइन कर रहे हैं यूजिंग द जॉब रैंकिंग मेथड का यूज़ करते हुए एक स्मॉल बिजनेस के लिए जो कि 25 जॉब्स पर मुश्तमिल है। तो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, तो वो आपने बतानी है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टिपिकल जॉब इवैल्यूएशन कमेटी इज़ फॉर्म्ड। एक जॉब इवैल्यूएशन कमेटी बनाई जाएगी कंसिस्टिंग ऑफ द एचआर मैनेजर अलॉन्ग विद द फ्यू एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र। एचआर मैनेजर के साथ जो है वो कुछ एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र होंगे हु अंडरस्टैंड द जॉब बीइंग रैंक्ड। कौन सी जॉब उनके बारे में उनको पता होगा। फॉर अ स्मॉल फर्म ऑफ 25 जॉब, आगे इसके प्रोसीजर हैं। ऑब्टेनिंग जॉब इन्फॉर्मेशन वाया जॉब एनालिसिस डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल 25 जॉब की जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद कंपेंसेबल फैक्टर सिंपली रैंक जॉब एज होल पोजिशंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट बेस्ड ऑन ओवरऑल वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल जो है वो सारे इसके पॉइंट्स आप देख लेना। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि सपोज यू आर रनिंग अ बिजनेस एंड नीड टू फिल अ वैकेंसी तो बोथ परमानेंट एंड कॉन्टीजेंट वर्कर्स। तो आपके पास वैकेंसीज हैं जिसमें आपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी रखने हैं और कॉन्टीजेंट भी रखने हैं। फॉर ईच जॉब राइट अ कंप्लीट कंपनसेशन पैकेज डेट आउटलाइन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो आपने जो है वो एक कंप्लीट कंपनसेशन पैकेज जो है वो बनाना है जिसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में आपने लिखना है। तो सबसे पहले फॉर परमानेंट वर्कर्स, जो कि परमानेंट वर्कर होंगे उनके लिए मॉनेटरी क्या होगा कि बेस सैलरी होगी, एनुअल इंक्रीमेंट होगा, परफॉर्मेंस बोनस होगा, प्रोवाइड फंड और ग्रेजुएटी होगी, मेडिकल इंश्योरेंस होगी, EOBI और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन होगी। नॉन मॉनेटरी में पेड एनुअल सिक लीव होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, कैरियर ग्रोथ होगी, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ होगी, फ्लेक्सिबल वर्क मैनेजमेंट होगा, रिकग्निशन प्रोग्राम होगा और पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट होगा। अब जो कॉन्टीजेंट या टेम्परेरी वर्कर्स हैं उनकी मॉनेटरी में जो है वो एग्रीड आवरली कॉन्ट्रैक्ट वेज होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आवरली रेट पे जो है वो काम करेंगे। पॉसिबल शॉर्ट टर्म कंप्लीशन बोनस हो सकता है। नॉन मॉनेटरी में क्या है कि फ्लेक्सिबल स्केजुलिंग होगी, पोटेंशियल फॉर कन्वेंशन टू परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि वो बाद में उसको परमानेंट भी कर सकते हैं। स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग होगी, रेफरेंस सर्टिफिकेट फॉर वर्क अपॉन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन होगा। तो ये बेसिकली जो है वो यहाँ पे इसके हैं फॉर परमानेंट और कॉन्टीजेंट वर्कर्स के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो एक MCQs फाइल कवर कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने सब्जेक्टिव पार्ट भी कवर कर लिया है जिसमें ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये कंप्लीट वेबसाइट चाहिए हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आप लोगों को जो है वो वहाँ पे डिटेल के साथ बता दिया जाएगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, प्रोवाइड भी कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो है वो हम इन फाइल्स पर भी वीडियोस बनाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं। और BU का एक पेपर पैटर्न है जो कि मैंने अपने लास्ट 4 ईयर्स में देखा है कि वो बहुत सारे क्वेश्चन जो कि इस तरह के थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, वो जो MCQs होते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं वो पास फाइल्स में से ही उठा लेते हैं और कुछ जो होते हैं वो आपके हैंडआउट्स में से होते हैं। तो बाकी आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों ने अगर ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ भी आपको करंट पेपर्स, पास फाइल्स, हैंडआउट्स और इस तरह का तमाम मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, तो ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में एक चीज़ कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।